हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीच में एक दो दिन वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आज से हम फिर कंटिन्यू अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग आपको जो ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल करा रहे हैं, इस सीरीज़ में हम लोगों ने 7वीं से 10वीं जो JPSC परीक्षा प्रस्तावित है, जो होनी है 7th to 10th JPSC PT एग्ज़ाम है ना, जो होना है, उसके लिए जो पेपर 2 है हमारा, पेपर 2 जहाँ से 100 प्रश्न झारखंड से पूछे जाने हैं और पेपर 1 में भी आपको पता है कि 10 प्रश्न झारखंड से पूछे जाने हैं और इसके लिए हम लोग वीडियो यहाँ पे आपको बना के अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान किया जा सके। दोस्तों देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है, जो हम लोगों को सूचना मिल रही है, वो कभी भी एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है। एग्ज़ाम के डेट के बारे में आपको बताया जा सकता है। जैसा कि JPSC में कुछ ऐसे परिचित लोग हैं जिन लोगों के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी मिलती है, तो JPSC एग्ज़ाम कराने को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है। जो चेयरमैन है वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करा लिया जाए, बस केवल उनको सरकार की हरी झंडी मिलनी है। कमीशन ने ऑलमोस्ट तैयारियां लगभग 90 to 95% तैयारियां एग्ज़ाम को लेकर कर ली हैं। आप लोग को लगातार कुछ न कुछ न्यूज़पेपर और दूसरे माध्यमों से भी मिलता रहता है कि कुछ जो बचे खुचे ज़िले हैं वहाँ से भी सेंट्रल लिस्ट मंगाया जा चुका है और बाकी जो भी प्रोसेसेस हैं, जो एग्ज़ाम के लिए औपचारिक रूप से जो तैयारियां करनी है, ऑफिशियली जो तैयारियां करनी है, वो लगभग तैयारियां की जा चुकी हैं, तैयार हैं। तो एग्ज़ाम की घोषणा कभी भी हो सकती है, 2-3 दिन के अंदर भी हो सकती है, 5-7 दिन के अंदर भी हो सकती है। मेरा बस यही कहना है कि आपको जो भी समय मिल रहा है वो उसको आप बेहतरीन तरीके से मैनेज कीजिए, उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आपको इस बात का पछतावा न रहे कि काश उस समय हमने थोड़ा और मेहनत कर लिया होता, थोड़ी और अच्छी प्लानिंग कर ली होती तो हम कुछ स्कोर और कर सकते थे। और कुछ नंबर से अगर सिलेक्शन आपका रुकता है 2, 4, 5 नंबर से PT में, तो वो बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो समय आपको मिल रहा है उस समय का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल हो और उसमें पढ़ने के समय फिक्स हो। थोड़ा दाएं बाएं उसमें होगा तो चलेगा, लेकिन आप मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे मनोयोग के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए, एनीवे आज हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग इस जो पेपर 2 है हमारा या पेपर 1 का जो 10 क्वेश्चन है, उसमें आज सबसे पहले जो झारखंड का स्टेट सिंबल है, राजकीय प्रतीक जो झारखंड का है, आप जानते हैं कि भारत का और भारत के सभी राज्यों का कुछ न कुछ एक प्रतीक चिन्ह होता है कई मामलों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है ना। इसी तरीके से हर राज्य का कोई ना कोई राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पेड़, राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय जो जीव है, वो सभी राज्यों का कोई ना कोई होता है। तो ऐसा झारखंड के साथ भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि झारखंड के जो राजकीय प्रतीक हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो 7th to 10th JPSC परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। 7वीं से 10वीं JPSC, क्योंकि ऊपर जो लिखा है वो थोड़ा सा कट गया है, तो मैं फिर से इस बात को लिख देता हूँ कि 7वीं से 10वीं JPSC परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर 2 और थोड़ा सा पेपर 1 का 10 क्वेश्चन, इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो टॉपिक है झारखंड के राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक, स्टेट सिंबल ऑफ झारखंड, है ना। तो मैं एक आपको इमेज दिखाता हूं और उसके माध्यम से मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी और ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये एक इमेज यहाँ पे है हमारे सामने राजकीय प्रतीक के संबंध में, और आप सभी लोगों ने पहले भी देखा होगा
इस तरह के इमेजेस आप फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है, राजकीय पेड़ है, स्टेट ट्री है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये झारखंड का क्या है, राजकीय पेड़ है ना। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये क्या है, राजकीय वृक्ष है, स्टेट ट्री है, राजकीय वृक्ष है। क्या नाम है हमारे राजकीय वृक्ष का, हिंदी में इसको साल कहते हैं, साल नाम है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या होगा, साल होगा। ठीक। दूसरी बात, कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि झारखंड के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, यह साल जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अगर आपसे नाम पूछे, वैज्ञानिक नाम पूछे, तो साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। देखिए आपको थोड़ा सा याद कैसे करना है, स से साल होता है और यहाँ स से सोरिया शुरू हो रहा है, तो साल सोरिया रोबस्टा, साल सोरिया रोबस्टा। तो स यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इससे आप इसको थोड़ा सा लिंक करके, कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है और इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो झारखंड का राजकीय पुष्प है या फूल है, राजकीय पुष्प है झारखंड का, वो क्या है, पलास। पलास, पलास देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, लाल कलर का ऐसा फूल होता है। आप सामान्यतः होली का जो समय होता है, बसंत पंचमी जो मनाया जाता है, उसके बाद जो होली आता है, उस बीच में आप झारखंड के एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर जाएंगे तो आपको सड़कों पे ऐसे बहुत सारे जो रेड कलर के पुष्प हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पे कोई या कहीं आग लगा हुआ है ना। इस टाइप का इसका कलर होता है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मनोरम होता है ये देखने में। और इसका इस्तेमाल प्राकृतिक रंग बनाने में भी किया जाता है, नेचुरल कलर्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा माना जाता है, कई लोग ऐसा बताते हैं कि पुराने ज़माने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मुझे ये बात सुनने को मिला है कि पलास का फूल होली के समय खिलता है और ये जो है चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है ना। और ऐसा माना जाता है कि इससे बने हुए प्राकृतिक रंग से अगर होली खेली जाए, क्योंकि आप जानते हैं होली के बाद चेचक होने की बीमारियां माने आपको दिखाई पड़ेंगी। उस समय चेचक वेचक लोगों को काफ़ी होता रहता है, जिसको आप चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो ऐसा लोग बताते हैं कि पुराने समय में इसका रंग बना के लोग एक दूसरे को लगाते थे होली के समय, ताकि उनको चेचक की बीमारी का जो असर है वो न पड़े या उनको चेचक की बीमारी न हो। तो ऐसा भी कई लोग बताते हैं। तो राजकीय पुष्प है झारखंड का और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कैसे याद रखिएगा, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए पुष्प है, पुष्प फूल जो होता है वो अपने आप में खूबसूरत होता है, खूबसूरती के लिए हम ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ से पलास फूल ब्यूटी, ब्यूटिया ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है ना, पलास जो है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास। ठीक है। तीसरी क्या बात है, तीसरी बात हम करते हैं, झारखंड का जो राजकीय पशु है, झारखंड का राजकीय पशु है ये है हाथी। हाथी, झारखंड के जंगलों में हाथी बहुतायत में पाया जाता है। झारखंड के जो डिफरेंट वन्य जीव अभयारण्य हैं या जो बेतला नेशनल पार्क है वहाँ पे हाथी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। आप जानते हैं जो दालमा वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पे हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है 1992 से, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो क्या है, वो है हाथी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप सभी लोगों ने हाथी देखा होगा। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको आप ऐसे समझिए, हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं, हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफेस मैक्सिमस। तो एलिफेंट से एलिफेस याद रख लीजिए। और हाथी बड़ा होता है, विशाल होता है, मैक्सिमम होता है। पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी स्तनपायी जानवर हैं उनमें सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, वो है हाथी। माने स्थलीय भाग में, जलीय भाग को छोड़ दे तो स्थलीय भाग में, पृथ्वी के स्थलीय भाग में। तो एलिफेस मैक्सिमस
है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो एक तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो झारखंड का राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी, वो क्या है? कोयल है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोयल जो है ये एशियाई कोयल है। किताबों में आपको केवल कोयल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कोयल जो है वो भी एशियाई कोयल है। तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो एशियाई कोयल है और इसका वैज्ञानिक नाम है यूडीनेमिस एस्कोलोपैसियस। एस्कोलो, कॉलो, कोयल, कॉलो, कोयल, तो यहां से रिलेट करिएगा, ठीक है। तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है, जिसकी आवाज़ बड़ी मधुर होती है, कुहू कुहू कोयल बोलता है, आप जानते हैं, बहुत मधुर आवाज़ होती है। तो यही कोयल, एशियाई कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम यूडीनेमिस एस्कोलोपैसियस है, कोलो कोयल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, साल, वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा, स से साल, स से सोरिया, तो ऐसे करके याद करना है। झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो पलास है, पलास, जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक रंग बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पलास से बने हुए रंगों का इस्तेमाल करने पे चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है ना। और ये होली के आसपास ही बहुतायत माने बड़ी मात्रा में आपको दिखाई पड़ता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फूल खूबसूरत होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, वहाँ से रिलेट करिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसी तरीके से झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। हाथी झारखंड के जंगलों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफेस मैक्सिमस। एलिफेंट से एलिफेस और बड़े होने के कारण मैक्सिमस, तो ये आप रिलेट कर लीजिएगा। और झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है एशियाई कोयल और एशियाई कोयल का वैज्ञानिक नाम है यूडीनेमिस एस्कोलोपैसियस। कोयल, एस्कोलो, कोलो, कोयल, कोलो, कोयल, तो ऐसे करके आपको इसको याद कर लेना है ना। तो ये एक बात मैंने आपको बताई झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए झारखंड में अभी कुछ समय पहले पिछले वर्ष 15 अगस्त को झारखंड का जो एम्बलम है, झारखंड का जो लोगो है, उसको झारखंड सरकार ने बदल दिया है, चेंज कर दिया है। हमारा जो पुराना लोगो था वो कुछ और था। अभी सरकार ने झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड की विरासत, यहाँ की जो आदिवासियों की संस्कृति, उन सब को प्रतिबिंबित करते हुए, उन सभी चीज़ों को दिखाते हुए एक नया लोगो जारी किया है। और उस लोगो के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। झारखंड का नया लोगो, ठीक है। मैं एक उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। झारखंड का जो लोगो है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखिए ये झारखंड का लोगो है, ये आप सभी लोगों को पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। मैं इसको यहाँ पे एक तरफ रख देता हूँ, है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इससे जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि झारखंड के लोगों से जुड़ा हुआ क्या क्या हमें ज़रूरी चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड के लोगों से जुड़ा हुआ इतना सारा इन्फॉर्मेशन है और आई होप कि आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताते चलता हूँ, एक एक करके बताता चलता हूँ। देखिए झारखंड का नया राज चिन्ह है, एम्बलम है। इसको एम्बलम को इंग्लिश में, हिंदी में राज चिन्ह कहते हैं। हिंदी में आप एम्बलम बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में इसको राज चिन्ह कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में एम्बलम बोलते हैं। तो आप इसको एम्बलम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको इससे जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में अगर वो आए तो हम उसको आसानी से बता सकें। देखिए ये जो लोगो है झारखंड का, इसको 14 अगस्त 2000 को इसका अनावरण किया गया। 14 अगस्त 2000 को इसका, 2020 को, गलती से मैंने 2000 बोल दिया, 14 अगस्त 2020 को, पिछले ही साल, अभी मैंने आपको बताया था 2021 चल रहा है, पिछले साल 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया। और ये आर्यभट्ट सभागार, ये राजभवन के पास है, रांची में राजभवन के पास एक आर्यभट्ट सभागार है, वहां पे इसका अनावरण किया गया है। आर्यभट्ट सभागार आप याद रखिएगा, जहां पे इस लोगो का अनावरण किया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है, सॉरी आर्यभट्ट सभागार राजभवन के पास नहीं है, वहां पे दूसरा एक बिल्डिंग है, दूसरी जगह पे आर्यभट्ट सभागार। आपको याद रखना है आर्यभट्ट सभागार रांची में
इस लोगो का अनावरण किया गया है। दूसरा, ये लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया है, माने 14 अगस्त को इसका अनावरण किया गया और 15 अगस्त को ये लोगो प्रभाव में आ गया। यानी अब झारखंड सरकार के द्वारा जहां कहीं भी एम्बलम का इस्तेमाल किया जाता है, राज्य चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, तो पुराने वाले राज्य चिन्ह के स्थान पर इसी राज्य चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप जो झारखंड के वेबसाइट देखेंगे, झारखंड सरकार के तमाम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, तो उस पर आपको यही नया वाला लोगो या एम्बलम आपको दिखाई पड़ेगा। तीसरी बात, अगर इसकी विशेषता देखें तो पुराना जो लोगो था हमारा, इससे पहले जो लोगो था वो कैसा था, वो वर्गाकार था, और वर्गाकार में ये चार तरफ से उसमें जे बना हुआ था, कुछ इस तरीके से जे बना हुआ था ना, ऐसे करके जे बना हुआ था, तो वो जो है वर्गाकार था। लेकिन ये लोगो कैसा है, ये वृत्ताकार है। वो चौकोर था, ये वृत्ताकार आकार लिए हुए है, गोलाकार आकार लिए हुए है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला तो ये वृत्ताकार है ना, और इसमें कई वृत्ताकार खंड बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं, एक ऊपर में लेयर है, ऐसे करके अंदर में कई सारे लेयर्स इसमें बनाए गए, तो कई सारे वृत्ताकार खंड हैं। और इसमें मूल रूप से हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है ना। इसमें कलर कैसा इस्तेमाल किया गया, हरे रंग का कलर इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं झारखंड जो है वो वन संपदा से प्रचुर राज्य है, इसका नाम भी झारखंड इसीलिए पड़ा है। झाड़ मतलब जंगल, जंगल का खंड, झाड़ियों का खंड, या इसको एक और नाम देने की बात चल रही थी वनांचल, तो वो भी वन से जुड़ा हुआ हो नाम इसका पड़ने वाला था, लेकिन झारखंड नाम है। तो यहाँ की जो पूरी झारखंड की जो पूरी धरती है, भूमि है, वो हरी भरी है ना, और वन संपदा से भरपूर है। इसी बात को डिनोट करने के लिए, इसी बात को दर्शाने के लिए इस लोगों में हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए लगभग लोगों में हरे रंग का ही इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, इसके वृत्त के अंदर जाइएगा तो सबसे शुरुआत में जहाँ पे कोई मैटर या कोई चित्र वगैरह बना हुआ है, तो वो क्या है, ऊपर के वृत्ताकार खंड में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और नीचे में इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इस लोगों के पहले जो खंड है, पहला जो वृत्त है, उसके अंदर झारखंड सरकार हिंदी में और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, एक बात हो गई। दूसरी बात, दूसरे वृत्ताकार खंड में जाइएगा अगले वाले में, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे हाथी बने हुए हैं, और कितने हाथी हैं, टोटल 24 हाथी यहाँ पे बने हुए। देखिए 24 हाथी, मैंने इसलिए इसको रेड कर दिया है, 24 हाथी बने हुए। आप अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हाथी बने हुए हैं। इस 24 हाथी को आप दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक तो झारखंड में 24 ज़िले हैं, दूसरा जो हमारा अशोक चक्र है उसमें 24 धारियाँ होती हैं, 24 घंटे जो होता है दिन भर में, उसको लेके 24 धारियाँ बनाई गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि 24 हाथी यहाँ पे बने हुए हैं। और ये किसके प्रतीक हैं? ये हाथी जो है वो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन को डिनोट करता है। झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण धरती है। झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। तो झारखंड के खनिज संसाधन और झारखंड राज्य के ऐश्वर्य को ये हाथी उसके प्रतीक हैं, उसको डिनोट करते हैं। दूसरा ये हो गया। इसके अंदर फिर आप तीसरे खंड में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 24 पलाश के फूल दिखाई पड़ेंगे। पलाश के फूल, वो भी कितने? 24। तो आप इसको भी काउंट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 24 पलाश का फूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 24 पलाश के फूल हैं। और ये पलाश के फूल जो हैं वो झारखंड के अप्रतिम सौंदर्य को, झारखंड बहुत ही खूबसूरत है, तमाम यहाँ पे पर्यटन स्थल है, तमाम नैसर्गिक खूबसूरती है, प्राकृतिक खूबसूरती है, उन सभी चीज़ों को ये पलाश का फूल डिनोट करता है। मैंने आपको पीछे भी बताया फूल सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, इसका नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है पलाश का। तो उसी सुंदरता को डिनोट करने के लिए यहाँ पे पलाश के 24 फूल को लोगों में स्थान दिया गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सौरा चित्रकारी या सौर चित्रकारी दोनों बोल सकते हैं कि 48 नर्तकों को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे चित्रकारी, सौरा चित्रकारी के
48 नर्तकों को यहाँ पे दिखाया गया है, डिनोट किया गया है। ये झारखंड और सौरा चित्रकारी जो है आप उसके बारे में जान लीजिए। सौरा चित्रकारी का प्रयोग सामान्यतः, अभी मैं सौरा चित्रकारी के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सौरा चित्रकारी मूल रूप से उड़ीसा की चित्रकारी है। उड़ीसा में एक लाउदा जनजाति है जिसकी चित्रकारी है, और उड़ीसा से सटे हुए जो झारखंड के माने क्षेत्र हैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये चित्रकारी की जाती है, वहीं से इसको लिया गया है। और सौरा चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है, और ये चित्रकारी जनजातियों में प्रचलित है। तो इसके माध्यम से जनजातियों की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो मजबूत सांस्कृतिक विरासत है, उसको डिनोट करने का प्रयास किया गया। आप जानते हैं जो झारखंड या दूसरे राज्यों में भी जो जनजातियां होती हैं, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, उनकी कला बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है और बहुत ही समृद्ध है वो। और उसमें आपको एक से एक नई नई चीज़ें, एक से एक जानने की चीज़ें मिलेंगी। बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें उसमें होती हैं, बहुत ही खूबसूरत सी कलात्मक चीज़ें होती हैं। उनके जो घर के आचार व्यवहार होते हैं, विवाह से संबंधित या दूसरे जो तमाम तरह के फंक्शन होते हैं, उसमें भी परंपरा की बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है। तो उन्हीं चीज़ों को डिनोट करने के लिए जनजातियों की जो संस्कृति है, उनकी जो संस्कृति की एक बहुत माने समृद्ध परंपरा है, उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे सौरा चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद जब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे झारखंड सरकार, यहाँ पे हाथी, यहाँ पे पलाश के फूल, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सौरा चित्रकारी के जो नर्तक हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया। आप इसको काउंट करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। इससे आगे आएंगे तो देखिए एक और यहाँ पे वृत्ताकार खंड आपको दिखाई पड़ेगा, और इस वृत्ताकार खंड में 60 सर्कल बने हुए हैं सफेद कलर के। तो जो अंतिम वृत्त है ना, उसमें 60 सफेद वृत्त बनाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। और जो सबसे अंतिम भाग है, जो सबसे अंदरूनी भाग है, केंद्रीय भाग है इस एम्बेलम का, इस राज्य चिन्ह का, वहाँ पे एक जो लोगो है अशोक चिन्ह का, अशोक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, और उस पर सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह है, ये किस बात को डिनोट करता है? तो अशोक चिन्ह जो है वो भारत का भी जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है, और इसको झारखंड के लोगों में दिखाया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध होते हैं, जिसको आप संघवाद बोलते हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए जब केंद्र और राज्य कार्य करते हैं तो उसी को हम सहकारी संघवाद कहते हैं। तो जो मजबूत सहकारी संघवाद है, कि जो हमारे देश का संघवाद है वो बहुत ही मजबूत है। केंद्र और राज्य एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए, एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाते हुए, एक दूसरे को समृद्ध करते हुए, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए काम करते हैं। इसी चीज़ को इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और इस जो सहकारी संघवाद है, इसमें झारखंड राज्य की जो भूमिका है, सहभागिता है, उसको इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में झारखंड की भी बड़ी भूमिका है, अद्वितीय योगदान है। तो ये कुल मिला के झारखंड का जो राज्य चिन्ह है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा सौरा चित्रकारी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सौरा चित्रकारी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, इसकी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है नहीं, ये आपको ऐसे भी यहाँ से पता चल जाएगा। और मैं एक फ़ोटो और निकाल लेता हूँ यहाँ से। जो देखिए, ये सौरा पेंटिंग तो कई तरह के होते हैं, उसी में से एक सौरा चित्रकारी यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। सौरा चित्रकारी के बारे में जो सबसे पहली बात ये है कि ये आपको हम क्या बता रहे हैं, सौरा चित्रकारी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सौरा चित्रकारी उड़ीसा की चित्रकारी है। उड़ीसा या ओडिशा, आप जो भी कहिए, अब तो नाम चेंज हो गया, ओडिशा, ओडिशा की चित्रकारी है। और ओडिशा में एक जनजाति है जिसका नाम है लाउदा।
लाउदा जनजाति में सौरा चित्रकारी बहुत ही फेमस है। ठीक है। तीसरी बात, इस चित्रकारी को इरोन चित्रकारी भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है इरोन, इरोन चित्रकारी, ये भी इसको कहा जाता है, ये भी इसका नाम है। तीसरी बात इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि ये जो सौरा चित्रकारी है, एक चित्रकारी है, भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, खास करके जो उत्तरी सह्याद्री के क्षेत्र हैं वहाँ पे एक चित्रकारी प्रचलित है जिसको कहते हैं वेरली चित्रकारी। ये सब ध्यान रखिएगा, वेरली चित्रकारी। तो ये वेरली चित्रकारी से काफ़ी मिलती जुलती है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हुआ कि सौरा चित्रकारी उड़ीसा की है, इस चित्रकारी को इरोम चित्रकारी भी कहा जाता है। ये वेरली चित्रकारी जो उत्तरी सह्याद्री के क्षेत्र में प्रचलित है उससे मिलती जुलती चित्रकारी है। लाउदा जनजाति जो उड़ीसा की जनजाति है, उस जनजाति में चित्रकारी प्रमुख रूप से प्रचलित है। इसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि ये जो चित्रकारी है ना, इसमें जो चित्रकारी की जाती है वो चित्र जो होते हैं वो आयताकार होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको लाउदा जनजाति के बारे में बता दें कि लाउदा जनजाति के लोग जो हैं, आपने रामायण की कहानी अगर सुनी होगी तो उसमें भगवान राम जब एक बार कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको सबरी नाम की एक बूढ़ी औरत से मुलाकात होती है जो उनको जूठे बेर खिलाती है, ऐसी एक कथा है। तो सबरी जो थी, सबरी रामायण की सबरी, तो लाउदा जनजाति के लोग स्वयं को सबरी से जोड़ते हैं। माने उनका मानना है कि सबरी के ही जो वंश परंपरा है उनसे ये माने जुड़े हुए हैं, ऐसा इनका मानना है। तो एक बात तो हो गया, सबरी से ही जुड़े हुए हैं। अगली बात आपको ये समझना है कि ये जो चित्रकारी है इसमें एक आयताकार फ्रेम होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक आयताकार फ्रेम होता है और इसी आयताकार फ्रेम में बांस के कूचे से चित्रकारी की जाती है। तो एक बात तो ये हो गया कि एक आयताकार फ्रेम होता है और इसमें बांस के कूचे से चित्रकारी की जाती है। एक बात ये हो गया। अगली बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इस चित्रकारी में ज़्यादातर परंपरागत रूप से जो रंग का इस्तेमाल होता है वो है लाल और सफ़ेद और कहीं कहीं काला। आजकल माने जो आधुनिक चित्रकारी इसमें की जा रही है उसमें और भी रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन परंपरागत रूप से या मुख्य रूप से इसमें लाल, सफ़ेद और थोड़ा काला का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सफ़ेद रंग है ना, सफ़ेद रंग के इस्तेमाल के लिए चावल का पाउडर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो जनजाति लोग होते हैं वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। उनकी चित्रकारी में, उनकी परंपराओं में, है ना, उनके रीति रिवाज में आपको प्राकृतिक चीज़ों का खूब इस्तेमाल मिलेगा। तो चावल के पाउडर का इस्तेमाल होता है और काला रंग का इस्तेमाल करने के लिए कालिख का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य रूप से इनके प्रयोग की जाने की चीज़ें हैं, है ना। ये क्या करते हैं अपने, और ये जो चित्रकारी की जाती है इसको घर के अंदरूनी भाग में दीवारों पर किया जाता है। घर का इंटरनल पार्ट जो होता है वहां पे दीवारों पे ये चित्रकारी की जाती है। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये हुआ कि दीवार पे ये क्या करते हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं उसको पहले माने उसकी पुताई कर देते हैं, उसको गोबर वगैरह से या मिट्टी से उसका लेप लगा देते हैं और फिर बांस के कूचे पे उससे आयताकार फ्रेम में चित्रकारी करते हैं। अब ये जो चित्रकारी करते हैं इसमें ये अपने देवी देवताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। चित्रकारी के अंदर देवी देवताओं के चित्र, इस फ्रेम में देवी देवताओं के चित्र ये बनाते हैं, देवी देवताओं को इसमें ये प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। एक बात तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि देवी देवताओं को ये इस चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो चित्रकारी करते हैं इसका कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। ये इस चित्रकारी के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये बीमारियों को दूर माने बीमारियां हमसे दूर रहें ये चाहते हैं, इनके खेतों की उर्वरता में वृद्धि हो, ये अपने मृतकों का सम्मान करते हैं। तो ये सारी इनकी चित्रकारी की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये मैंने आपको
सौरा चित्रकारी के बारे में बताया कि सौरा चित्रकारी उड़ीसा की लाउदा जनजाति में बड़ी प्रचलित है। इसको इरोन चित्रकारी भी कहा जाता है। ये जो उत्तरी सह्याद्री के क्षेत्र है वहाँ की कुछ जनजातियों में वेरली चित्रकारी प्रचलित है, उससे मिलता जुलता है। लाउदा जनजाति के लोग स्वयं को सबरी के साथ कनेक्ट करते हैं, सबरी के साथ जोड़ते हैं। इस चित्रकारी में एक आयताकार फ्रेम घर के अंदरूनी दीवारों पर बनाया जाता है, आयताकार फ्रेम, और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है जिसमें देवी देवताओं के भी चित्र होते हैं। इसके साथ साथ बताया कि बांस के कूचे से चित्रकारी की जाती है। इसमें लाल, सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद रंग के लिए चावल के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और काले रंग के लिए कालिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्रकारी को करने का मुख्य उद्देश्य इनका देवी देवताओं को प्रसन्न करना, मृतकों का सम्मान करना, बीमारियों को दूर रखना। ऐसी मान्यता है कि ऐसी चित्रकारी घर में करने से वहाँ बीमारियाँ नहीं आती हैं, या अपने जमीन की उर्वरता बढ़ाना, ये सारा इस चित्रकारी का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि आपको झारखंड के राजकीय प्रतीक और राज्य चिन्ह के बारे में जो मूल बातें हैं वो आपको समझा दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और हम लगातार जो आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आप YouTube पे हमारे ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही वहां पे जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो पहले आपको मिल जाए, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हम लगातार आपको इसी तरीके से वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि अभी हम लोग अपने YouTube जो चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको आप उस पर अपने जो हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या इसमें क्या कमियां हैं, उसको कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए ताकि हम और इम्प्रोवाइज़ कर सकें। और मैं आपको बताऊं कि हम लगातार इस पे आपको और भी चीज़ों की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। कुछ जीएस के सेगमेंट भी आपको मैं उस पर मैंने अवेलेबल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन सेशंस भी हम आपको उस पर उपलब्ध कराएंगे, कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें भी आपको जो हमारी टीम में अलग अलग टीचर्स हैं उनके माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूं कि आप लोग लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं, और बहुत बहुत आभार आपका। हमें इसी तरीके से अपना प्यार और समर्थन देते रहिए ताकि हम और भी बेहतर आपके लिए प्रयास कर सकें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।